ऑल राइट, सो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देयर आर 50 बॉक्सेज एंड 50 persons. Person 1 keeps 1 marble in every box. Person 2 keeps 2 marble in every second box. Person 3 keeps 3 marbles in every third box. This process goes on till person 50 keeps 50 marbles in the 50th box. Find the total number of marbles kept in the 50th box. Hey student, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ध्यान से देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 बॉक्सेस हैं और 50 व्यक्ति हैं। 50 व्यक्ति और 50 बॉक्सेस हैं। पहला व्यक्ति एक मार्बल प्रत्येक बॉक्स में रखता है। अगला लाइन है, दूसरा व्यक्ति 2 मार्बल्स प्रत्येक दूसरे बॉक्स में रखता है। तीसरा व्यक्ति 3 मार्बल्स प्रत्येक तीसरे बॉक्स में रखता है। ये प्रत्येक तीसरे बॉक्स का मतलब तीसरा, छठा, 9वां, 12वां इत्यादि बॉक्स में रखता है। और इस तरीके से यह प्रक्रिया जारी रहती है। ये स्टूडेंट, ये समझना जरूरी है। पहला व्यक्ति प्रत्येक बॉक्स में एक मार्बल रखता है। दूसरा व्यक्ति 2 मार्बल प्रत्येक दूसरे बॉक्स में रखता है, 2 के गुणज में रखता है। तीसरा व्यक्ति प्रत्येक तीसरे बॉक्स में 3-3 मार्बल्स रखता है। और इस तरीके से 50वां व्यक्ति 50 मार्बल्स 50वें बॉक्स में रखता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 50वें बॉक्स में कुल कितने मार्बल्स रखे गए। राइट। हे स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लोगे और जैसे ही समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। हमें पूछा है 50वें बॉक्स में। सबसे पहले ये पता करते हैं कि 50वें बॉक्स में कौन कौन से व्यक्ति मार्बल रख सकता है। तो देखो, पहला व्यक्ति प्रत्येक बॉक्स में मार्बल रखता है, तो इसका मतलब 50वें बॉक्स में भी रखेगा। और कितना मार्बल रखेगा? 1 मार्बल रखेगा। अच्छा, अब दूसरा व्यक्ति देखो, हे दूसरा व्यक्ति प्रत्येक दूसरे बॉक्स में 2-2 मार्बल रखता है, तो 2 के मल्टीपल्स में 50 भी आता है। 25 दूना 50। ये इसका मतलब है दूसरा व्यक्ति 50वें बॉक्स में भी 2 मार्बल रखेगा। राइट। तो दूसरा व्यक्ति ने 50वें बॉक्स में कितना मार्बल रखा? 2 रखा। अब तीसरा व्यक्ति देखो, 3 के गुणज में 50 नहीं आता, तो तीसरा व्यक्ति 50वें बॉक्स में मार्बल नहीं रख पाएगा। फिर अब चौथा व्यक्ति, हे 4 के मल्टीपल्स में 50 नहीं आता, इसका मतलब चौथा व्यक्ति भी 50वें बॉक्स में नहीं रख सकता। लेकिन 5 के गुणज में 50 आता है, तो 5वां व्यक्ति 50वें बॉक्स में 5 मार्बल्स रखेगा। ये इस तरीके से जब हम सोचेंगे तो 5वें व्यक्ति के बाद 10वां व्यक्ति 50वें बॉक्स में 10 मार्बल रखेगा, क्योंकि 50 10 से भी डिविजिबल है। फिर 10 के बाद 50 सीधा 25 से डिविजिबल है। इसका मतलब है 25वां व्यक्ति 50वें बॉक्स में 25 मार्बल रखेगा। और अंत में 50वां व्यक्ति 50वें बॉक्स में 50 मार्बल रखेगा। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसको जोड़ दिया जाए, 50 + 25 75 + 10 85 + 5 90 + 3 93। सो 93 मार्बल्स कैन बी केप्ट इन 50th बॉक्स। हे स्टूडेंट, कुछ हर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी के पूछे जाते हैं। तो एडवांस लेवल क्वेश्चन में हम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आप के एग्जाम में आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएंगे। While adding first few continuous positive integer, a candidate missed one number and got answer as 150. Find the missing number. प्रश्न कह रहा है, प्रथम कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते समय एक विद्यार्थी गलती से एक संख्या छोड़ देता है। गलती से एक संख्या छोड़ देता है, तो बताएं भूलने वाली संख्या कौन सी है। यह प्रश्न है कि प्रथम कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते समय एक कैंडिडेट गलती से एक संख्या भूल जाता है, तो भूलने वाली संख्या बताएं। हे फर्स्ट फ्यू कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर का मीन्स नेचुरल नंबर। धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्याओं को। हे इंटीजर
नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रश्न का उत्तर हम आगे बढ़ाएंगे। हे फर्स्ट फ्यू, सो 1 + 2 + 3 प्रश्न के हिसाब से डॉट 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 प्लस n। हे प्रथम कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते समय उत्तर 150 आता है, लेकिन गलती से एक संख्या भूल जाता है, तो 150 + x है, यहां x भूलने वाली संख्या है, तो 150 + x जो है प्रथम कुछ धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल होगा। ये प्लस x क्यों किया? क्योंकि 150 उसका उत्तर आता है और एक संख्या गलती से भूल जाता है। तो 150 + x = सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n × n + 1 / 2। सो दिस इज इक्वल टू 150 + x, इक्वेशन नंबर 1, राइट। हे स्टूडेंट, एक इक्वेशन आ गया, लेकिन इस इक्वेशन में ना तो मुझे n का मान पता है, ना ही x का मान पता है। हे सिंगल इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, इसका मतलब ये इक्वेशन आसानी से हल नहीं हो सकता। और प्रश्न में पूछा है मिसिंग नंबर बताएं, मतलब मुझे x का मान निकालना है। अब हमें इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस, लॉजिकल सेंस से हल करना पड़ेगा। हे स्टूडेंट, हम पहले इस दो पार्ट पर फोकस करेंगे। अभी 150 + x को छोड़ दो और हिट एंड ट्रायल करें और n का मान निकालने की कोशिश करें। हे अभी आपका उद्देश्य होना चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n सम इज स्लाइटली ग्रेटर देन 150। हे n का ऐसा कौन सा मान यहां रखे कि सम 150 से थोड़ा सा बड़ा आ जाए। तो अब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। हे n का मान अगर 10 रखें तो सम हो जाएगा 10 × 11/2, तो 2 × 5 = 10, सो 11 × 5 = 55। ये हमें चाहिए 150 से थोड़ा सा ज्यादा, तो अब हम n का मान 15 रख के ट्राई करते हैं। अगर n का मान 15 रखेंगे तो योगफल होगा 15 × 16 / 2, 2 8 जा 15 8 जा 120। सो n का मान जब हमने 15 रखा तो सम 120 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए 150 से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम ऐसा करते हैं, n का मान हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। हम n का मान 18 ट्राई करके देखते हैं। ये अगर मैं n का मान 18 लूं तो सम हो जाएगा 18 × 19 / 2। हे 2 9 जा 18, तो 19 9 जा 171 होता है। 19 9 जा 171, जो 150 से काफी बड़ा है। तो हम n = 17 ट्राई करते हैं, तो सम हो जाएगा 17 × 18 / 2। तो 2 9 जा 18, 17 9 जा, हे 17 10 जा 170, 17 9 जा होता है 153, 17 9 जा 153, 17 नमा 153। ये 153 150 से थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब है सबसे बढ़िया ट्रायल जो होगा n का मान 17 रखने से होगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में सम = 153 पुट करेंगे। हे सम = 153 विच इज इक्वल टू 150 + x। समीकरण नंबर 1 में योगफल का मान 153 रखने से, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान आ गया 3। हे इसका मतलब मिसिंग नंबर इज 3, भूलने वाली संख्या 3 है। ऑप्शन बी केवल और केवल सही आंसर है। स्टूडेंट बी केयरफुल, प्रैक्टिस केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इफ r and s are different integers both divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? यदि r और s दो अलग अलग पूर्णांक है और दोनों 5 से विभाजित है, तो बताएं which of the following is not necessarily true? निम्न में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सही नहीं है? हे यदि r और s दो अलग अलग पूर्णांक है और 5 से विभाजित है, तो बताएं निम्न में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सही नहीं है? नॉट नेसेसरीली ट्रू, अनिवार्यतः सही नहीं है, राइट। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हे R and S are different integers and both are divisible by 5. हे तो R और S जो भी होगा वो 5 से डिविजिबल है, राइट, और अलग अलग है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, R का मान 10 मान लेते हैं और S का मान 15 मान लेते हैं। एक ट्रायल करते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो गया और 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15 डिविजिबल भी है। अब हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। हमारा एम है नॉट नेसेसरीली ट्रू, ये अनिवार्य रूप से सही नहीं है। ये पहला ऑप्शन R माइनस एस, अगर मैं R माइनस एस निकालूं, राइट ना, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 15 क्या होगा, -5, और -5 5 से डिविजिबल है, राइट। ये अगर मैं R और S का कोई दूसरा मान लूं, अगर R को आप 20 ले लो और S को 50 ले लो, तब भी इसका डिफरेंस क्या आएगा, 30 के बराबर आएगा, और 30 भी 5 से डिविजिबल है। तो हमने देखा ये निश्चित रूप से ऑप्शन ए सही है। चाहे R और S का कोई भी मान ले, उसका डिफरेंस हमेशा 5 से डिविजिबल होगा, राइट। लेकिन हमारा एम है अनिवार्य रूप से सही नहीं होना चाहिए, तो विकल्प ए हमारा गलत उत्तर आएगा। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, R प्लस एस, ये R 10 और S 15 है, तो R प्लस एस कितना हो जाएगा, R प्लस एस का मान हो जाएगा 10 प्लस 15 25। अब क्या 25 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल नहीं है। ये इसका मतलब है R प्लस एस जो का मान यहां पे अनिवार्यतः सही नहीं है। लेकिन अगर R और S का मान कोई दूसरा मान ले, जैसे मैं अगर 20 और 30 ले लूं R और S का मान, तो फिर R प्लस एस जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो R प्लस एस कभी कभी 10 से डिविजिबल भी हो सकता है, कभी कभी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी नॉट नेसेसरीली ट्रू, हे इसी की जरूरत थी, हे इसका मतलब आंसर आ चुका है। देखो अगर आप ऑप्शन सी चेक करोगे R इंटू एस, तो R इंटू एस का मान हमारा 10 इंटू 15 150 आ रहा है। ये चाहे R और S का कोई भी मान लो, वो 25 से हमेशा डिविजिबल होगा, इसीलिए सी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखो, R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, R हमने 10 लिया है तो 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, S का मान 15 लिया है, 15 का होल स्क्वायर हो गया 225, तो ये आ गया 325। अब ये 325 5 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। चाहे आप R और S का कोई भी मान रखोगे, 10 और 20 भी रखोगे, तब भी वो 5 से डिविजिबल होगा, R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये हमेशा सही है, इसलिए विकल्प डी गलत। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का केवल और केवल सही उत्तर है, नॉट नेसेसरीली ट्रू, कभी सही कभी गलत। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए फैमिली फादर टुक 1/4 ऑफ द केक which was 3 times compared to others. What was the number of members in a family? See a student, एक क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में फादर को केक का 1/4 हिस्सा दिया जाता है जो दूसरे सदस्य की तुलना में 3 गुना था। तो बताएं परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, राइट। हे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का उत्तर हम समझते हैं। हे इस क्वेश्चन को अगर हम लॉजिकल वे से करें, जैसे एक हम केक बनाते हैं, अब फादर को केक का कितना हिस्सा दिया जा रहा है, 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है। ये वाला हिस्सा फादर को दिया गया, 1/4 हिस्सा, जो दूसरे के मुकाबले 3 गुना था। हे इसका मतलब यह हिस्सा, फादर का हिस्सा, अगर हम दूसरे सदस्यों में बांटे तो 3 सदस्यों को यह फादर का हिस्सा खिलाया जा सकता है। और हमने देखा कि ये चारों हिस्सा बराबर है। ये इसका मतलब है कि फादर वाला हिस्सा 3 मेंबर्स को, विच वॉज थ्राइस, 3 गुना था दूसरों के तुलना में। इसका मतलब यहां पे 3 सदस्य हो सकते हैं। ये देखो, ये इस केक को हम 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो यहां भी 3 सदस्य, यहां भी 3 सदस्य और एक फादर। तो टोटल कुल कितने मेंबर हो गए, 3 + 3 + 3 + 1। हे इस क्वेश्चन का आंसर है केवल और केवल 10, ऑप्शन सी। हे स्टूडेंट, डायग्राम को ध्यान से देखो, जो फादर को हिस्सा मिला वो दूसरों के मुकाबले 3 गुना था। हे इसका मतलब फादर का हिस्सा 3 सदस्यों में बांटा जा सकता है। तो 3 तिया 9 + 1 10, आंसर है 10। 9th क्वेश्चन, एवरी मिनट बैक्टीरिया गेट्स डबल इन अ टेस्ट ट्यूब, इट वॉज फुल इन 1 hour,
व्हेन वाज इट 1/4 फुल। ये स्टूडेंट प्रश्न में दिया गया है प्रत्येक मिनट में बैक्टीरिया दोगुनी हो जाती है टेस्ट ट्यूब में। यह 1 घंटे में पूरा भरा हुआ था। तो बताएं टेस्ट ट्यूब 1/4 भरा हुआ किस समय पर था। ये स्टूडेंट ध्यान से समझना है, 2 बार पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन को। ये सीधा सॉल्यूशन। ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये देखो एक टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब भरा हुआ था कब, जब समय 1 घंटा हो रहा था। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। ये टाइम जब 60 मिनट हो रहा है तो ये टेस्ट ट्यूब बैक्टीरिया से पूरा का पूरा भरा हुआ था, कंप्लीटली फुल। और क्वेश्चन के पहले लाइन में है प्रत्येक मिनट पर दोगुना हो जाता है, बैक्टीरिया की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को 1 मिनट पहले इमेजिन करूं तो इसका मतलब ये केवल आधा भरा हुआ होगा। ये आधा का दोगुना होता है 1। ये केवल आधा, आधा का दोगुना 1। ये 1 मीन्स पूरा भरा हुआ। एवरी मिनट गेट्स डबल। तो इसका मतलब ठीक 1 मिनट पहले अर्थात जब समय 59 मिनट्स हो रहा था तो टेस्ट ट्यूब आधा भरा हुआ था। प्रश्न में पूछा गया है 1/4 किस समय पर भरा हुआ था। तो आधा का आधा होता है 1/4। तो अगर मैं 1 मिनट पहले इस टेस्ट ट्यूब को इमेजिन करूं तो केवल 1/4 भरा हुआ रहेगा। कैसे पता चला? 1/4 का दोगुना आधा होता है, आधा का दोगुना 1 होता है और हर मिनट में दोगुना हो जाता है। इसका मतलब 59 मिनट से ठीक 1 मिनट पहले टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरिया थी वो कितना भरा हुआ था? 1/4। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है 58 मिनट्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। A number is formed by writing first 67 natural numbers in front of each other as 1 2 3 dot 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 67. What is the remainder when this number is divided by 8? कह रहा है एक संख्या 67 प्राकृतिक संख्याओं को एक साथ रखकर बनाया जाता है। कैसे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 67 एक संख्या बनाई जाती है। तो क्वेश्चन है कि यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। राइट स्टूडेंट, सी द सॉल्यूशन। हे पहले हम संख्या देखते हैं। संख्या इस तरीके से बनाई जाती है 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस तरीके से 67 नेचुरल नंबर। तो सबसे लास्ट में 67, उससे पहले 66 और फिर 67। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अब क्वेश्चन में है कि यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हे अब स्टूडेंट 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ा है हमने, विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो हम केवल अंतिम 3 अंकों को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 667 को 8 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, कितना बचा? 8 8 जा 64, 2 का मतलब 27 और 27 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और फिर हमें रिमाइंडर आ गया 3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हे स्टूडेंट, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लगाया, रूल है अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंकों को हम 8 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आंसर है 3। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11। In a division operation, the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 15, then what is the dividend? स्टूडेंट प्रश्न में दिया है कि एक भाग में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो भाज्य बताएं, अर्थात संख्या बताएं। ये इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखो। ये क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर शेषफल दिया हुआ है 15 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशेंट
एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। हे डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब भाजक। ये जो डिवाइजर है वो दिया हुआ है 5 इंटू कोशेंट, मतलब 5 गुने भागफल, और 2 इंटू रिमाइंडर। ये क्वेश्चन में दिया है। ये डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, तो भाजक बराबर 5 गुने भागफल बराबर 2 गुने शेषफल। अब इस इक्वेशन में मुझे रिमाइंडर 15 पता है, तो हम लिखेंगे डिवाइजर बराबर 5 गुने कोशेंट बराबर 2 गुने, ये रिमाइंडर है हमारे पास 15, ये बराबर 30 आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिवाइजर आ गया 30 और 5q इज इक्वल टू 30, तो कोशेंट आ गया, मतलब भागफल आ गया 30/5 6। और क्वेश्चन में पहले से रिमाइंडर दिया है, तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिविडेंड। अब हमने एक संबंध पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और इससे हम डिविडेंड का मतलब है जो भाज्य है वो हमें पूछा गया है, कोसेंट है 6, डिवाइजर है 30, रिमाइंडर है 15, तो आंसर आ गया 30 छक्के 180 प्लस 15 195। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो ऑप्शन सी 100% करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 12, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 999 आर नॉट डिविजिबल बाई ईदर 5 और 7। 0 से 999 तक कितनी संख्याएं 5 या 7 से विभाजित नहीं होती है? गुड क्वेश्चन। हे स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ये है कि 0 यहां एक छोटी सी समस्या है। अगर 0 को आप सावधानी से हैंडल करेंगे तो प्रश्न का उत्तर सही भी आएगा और आपके सारे स्टेप्स सही होंगे, और 0 को इग्नोर करेंगे तो आपका उत्तर हो सकता है गलती से सही आ जाए, लेकिन स्टेप्स सारे गलत होंगे। तो हम ध्यान से देखते हैं, ईदर 5 और 7 है, मतलब 5 या 7 से, तो अलग अलग ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, 0 से 999 ये रेंज है, मतलब कुल 1000 संख्या है। हे स्टूडेंट, 0 को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। 0 को हम सेपरेटली रखते हैं और फिर 1 से 999 हे गिनती 1 से शुरू होती है, तो 1 से 999 तक 999 संख्याएं, और हर स्टेप में हम 0 को अलग से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले 5 से विभाजित होने वाली संख्या का पता करते हैं। हे स्टूडेंट, सीधा 1000 को 5 से भाग नहीं दो, 1 से 999 तक कुल 999 संख्याएं हैं, इसको 5 से पहले डिवाइड करते हैं। तो 5 1 जा 5, राइट, 4 बचा 49, 5 9 जा 45, 4 बचा 5 9 जा 45। हे इसका मतलब 1 से 99 तक कुल 199 संख्या है जो 5 से विभाजित होती है। 0 का क्या है? क्या 0 5 से डिविजिबल है? यस, 0 सभी प्राकृतिक संख्याओं से डिविजिबल है, तो हम इसमें +1 करेंगे। और अब हमें पता चला कि कुल 200 नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है, 0 से 999 तक। ये +1 का मतलब क्या है? +1 का मतलब है 0 भी 5 से डिविजिबल है। अब हम इसी प्रकार से 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स निकालेंगे। हे स्टूडेंट, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने इतना लंबा क्यों किया? सीधा सीधा 1000 को 5 से डिवाइड करो, 200 आएगा। तो 5 के लिए तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यही चीज आप 1000 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पे 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या आएगी वो गलत आएगी। इसीलिए 0 को हमें सेपरेट हैंडल करना है। अब 7 में देखो, सबसे पहले 1 से 999 तक 999 संख्या है, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचा? 2 मीन्स 29, 7 4 जा 28, 1 1 मीन्स 19, 7 2 जा 14, 142 +1 क्यों? क्योंकि 0 भी 7 से डिविजिबल है, तो कुल कितनी संख्या आ गई? 143 नंबर्स। तो 7 से विभाजित होने वाली कुल 143 संख्या है। हे स्टूडेंट, इस स्टेप्स पे गलती हो जाएगी अगर आप 0 को सेपरेटली हैंडल नहीं करोगे। देखो कैसे, अगर आप 1000 को 7 से डिवाइड करोगे तो केवल 142 आ रहा है, जो गलत है।
वास्तव में 0 से 999 तक कुल 143 संख्या है जो 7 से डिविजिबल होती है। इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया है। अब हम अगले स्टेप में डबल काउंटिंग काफी हो गया है, काफी संख्या, इसलिए हम एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कैलकुलेट करेंगे 35 है। इसका मतलब है 35 के गुणज में जो संख्या है वो डबल काउंटिंग हुई है, उसको घटाना पड़ेगा। तो तीसरे स्टेप में हम 35 से विभाजित होने वाले सभी संख्या को कैलकुलेट करेंगे। पहले 999 को 35 से भाग दे, 35 दूना 70, कितना बचा? 29 मीन्स 299, 299। अब 35 गुने 10, 35 गुने 8 कितना होगा? 30। हमारे पास 299 बचा हुआ है, डिवाइड कर रहे हैं। तो 299 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 7 जा होता है 235 और 35 8 जा 280। हमारे पास 299 है तो केवल 8 जा संभव है, 28 पॉइंट समथिंग। और फिर 28 प्लस 1 क्यों? क्योंकि 0 भी 35 से डिविजिबल है। तो टोटल 29 नंबर्स हैं जो 35 से डिविजिबल है और ये डबल काउंटिंग है। अब हम क्वेश्चन के सेकेंड लास्ट स्टेप पे है। ये 5 से डिविजिबल होने वाले कुल 200 नंबर्स हैं, 7 से डिविजिबल होने वाले कुल 143 नंबर है और डबल काउंटिंग मीन्स 35 से डिविजिबल होने वाले 29 नंबर्स है जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 200 प्लस 143 माइनस 29, 343 माइनस 29, ये आ गया 314 नंबर्स। हे स्टूडेंट, इसका मतलब है 0 से 999 तक 5 या 7 से विभाजित होने वाली कुल 314 संख्याएं हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? नॉट डिविजिबल। कितनी संख्याएं 5 या 7 से डिविजिबल नहीं है? तो फाइनल आंसर है कुल 1000 संख्याओं में से हम 314 को घटा देंगे। कितना बचा? 686। और यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन फिल्स अ बास्केट विथ एग्स इन सच ए वे दैट the number of eggs added on each successive day is the same as the number already present in the basket. This way, the basket gets completely filled in 24 days. After how many days the basket was 1/4 full? स्टूडेंट, प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति प्रत्येक दिन टोकरी में अंडे भरता है और इस तरीके से भरता है कि प्रत्येक नए दिन उतने ही अंडा भरता है जितना पहले दिन था। हे, अगर पहले दिन x है तो अगले दिन 2x अंडा हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, 12th के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। A man fills a basket with eggs in such a way that the number of eggs added on each successive day is the same as the number already present in the basket. This way, the basket gets completely filled in 24 days. After how many days the basket was 1/4 full? हे स्टूडेंट, प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति टोकरी में अंडों को इस प्रकार से भरता है, प्रत्येक अगले दिन उतने ही अंडा टोकरी में भरता है जितना पहले दिन था और इस प्रकार से टोकरी 24 दिनों में अंडों से भर जाता है। तो बताएं टोकरी 1/4 अंडों से किस दिन भरी हुई थी? ऑलराइट स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन है। ये देखो, ये बास्केट है और ये बास्केट अंडों से भरी हुई है। कौन से दिन? 24वें दिन, 24th डे को 24वें दिन ये अंडों से भरी हुई है और प्रत्येक दिन उतने ही अंडा भरता है जितना पहले दिन था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक एक दिन के बाद अंडों की संख्या दोगुनी हो रही है। प्रत्येक एक दिन के बाद अंडों की संख्या पहले से दोगुनी हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ठीक एक दिन पहले इस टोकरी में कितना अंडा होगा? इसका हाफ अंडा होगा। ये प्रत्येक दिन अंडों की संख्या दोगुनी हो रही, प्रत्येक अगले दिन अंडों की संख्या दोगुनी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन पहले टोकरी में अंडों की संख्या क्या होगी? आधी होगी। तो
तो 23वें दिन टोकरी आधी अंडों से भरी हुई है। अब एक दिन और अगर हम पीछे जाएं तो आधा का आधा क्या होता है? 1/4। ये टोकरी केवल 1/4 ठीक एक दिन पहले अंडों से भरी होगी। ये 1/4 है, ये आधा है और ये पूरा भरा हुआ है। तो प्रश्न में पूछा है कितने दिनों में टोकरी 1/4 अंडों से भरी थी? तो आंसर है 22वें दिन। 22 दिनों में ये टोकरी अंडों से 1/4 भरी हुई थी। सो आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। ए मैन owns 2/3 part of land. The land has been divided into 5 equal parts and he has planted trees in 4/5 of it. In what portion of the entire land has he planted trees? स्टूडेंट, प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति एक जमीन के 2/3 का मालिक है। जमीन को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है, फिर उसके 4/5 हिस्से में ट्रीज लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन के अंतिम लाइन में पूछा है इन व्हाट पोर्शन ऑफ द इंटायर लैंड ही प्लांटेड ट्रीज। संपूर्ण जमीन के कितने हिस्सों में उसने पेड़ लगाया? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है। ये व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि एक व्यक्ति पूरे जमीन के 2/3 भाग का मालिक है। फिर उस व्यक्ति ने अपने जमीन को 5 टुकड़ों में बांटा और उसमें से 4/5 भाग में पेड़ लगा दिया। तो अंत में प्रश्न पूछा जा रहा है कि संपूर्ण जमीन के कितने हिस्से में उसने पेड़ लगाए। राइट? तो आइए हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये देखो, ये लैंड है। अब इस लैंड का, इस जमीन के 2/3 का मालिक है एक व्यक्ति। तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। अब यह व्यक्ति 3 में से 2 हिस्सों का मालिक है। नीचे का पूरा लैंड इस व्यक्ति का है और ऊपर का लैंड किसी और का है। 1/3 2/3। तो नीचे का 2/3 उस व्यक्ति का है। अब उस व्यक्ति ने इस लैंड को, अपने लैंड को 5 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो देखो, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और 5 हिस्सा है। उस व्यक्ति ने अपनी जमीन को 5 हिस्सों में बांट दिया। राइट? अब इस 5 हिस्सों में से कितने हिस्सों में उसने पेड़ लगा दिया? 5 हिस्सों में बांटने के बाद अपने जमीन के 4/5 हिस्सों में से, मतलब 4/5 भाग में उसने ट्रीज को लगाया। तो देखो, 5 में से 4 हिस्सा पे उसने ट्रीज लगाया। तो देखो, ये छायांकित भाग को देखते हैं। ये जो छायांकित, ये जो शेडेड पार्ट है, इस हिस्से में उस व्यक्ति ने पेड़ लगाया। तो अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल कितने, संपूर्ण जमीन की तुलना में उसने कितने हिस्सों में पेड़ लगाया। तो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये देखो ध्यान से स्टूडेंट, अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद अगर मैं इस पूरे डायग्राम को देखे, पूरे जमीन को देखे, तो कुल कितने बराबर बराबर बॉक्स है? 1 2 3 4 5, 5 दिया 15। ये इस डायग्राम में कुल 15 स्क्वायर बॉक्स है, 15 छोटे छोटे बॉक्स है। तो कुल हिस्सा, जमीन का कुल हिस्सा हो गया 15। अब इस 15 में से कितने हिस्सों में पेड़ लगाया गया है? ये जो छायांकित भाग है, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्सों में से, 15 में से कुल 8 हिस्सों में पेड़ लगाया गया है। तो हम आंसर होगा 8/15। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हे स्टूडेंट, जब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी जब हम समझ लेते हैं तो चीजें बहुत ही सिंपल हो जाती है। आंसर है 8/15, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 1365। When the larger number is divided by the smaller one, the quotient is 6 and the remainder is 15. Find the smallest number. ये स्टूडेंट, प्रश्न में दिया गया है 2 संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है।
तो सबसे छोटी संख्या बताएं। आइए इस क्वेश्चन का उत्तर डिस्कस करते हैं। हे माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 1365, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया, मतलब जब हमने x को y से भाग दिया तो कोशेंट आया 6। ये कोशेंट हमारे पास 6 दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है 15, राइट। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास एक रिलेशन है, ये डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ये डिविडेंड का मतलब नंबर, और यहां पे x और y में कौन बड़ी संख्या है? x बड़ी संख्या है, तो डिविडेंड हमारा x है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और जो संख्या होती है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो x यहां डिविडेंड है। कोसेंट हमारे पास 6 है, डिवाइजर का मतलब y से भाग दे रहे हैं छोटी संख्या से, तो y है, और रिमाइंडर 15 है। तो इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 6y प्लस 15, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हम आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन 2, ए x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट हे x माइनस वाई बराबर है 1365, तो x का मान समीकरण 2 से यहां पुट करेंगे 6y प्लस 15 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1365। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें और y का मान निकालें। 6y माइनस वाई इज इक्वल टू 5y, 15 को राइट में ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1365 माइनस 15 बराबर 1350, तो y का मान आ गया 1350/5। हे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 270। और इस क्वेश्चन में हमने y छोटी संख्या है और x बड़ी संख्या है, तो इसलिए आंसर हो गया स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 270। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 900 3 डिजिट नंबर्स। हे स्टूडेंट, हम सबको पता है देयर आर 900, ये 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होती है, 999 पे एंड होती है। देयर आर 900 3 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ये ऑप्शन से हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। स्टूडेंट, प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती है, सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ। हे अंकों का योगफल उस संख्या से घटाया जाता है, तो बताएं कि परिणामी संख्या किस अंक से किस संख्या से विभाजित होगी। ये स्टूडेंट फिर से देखो, स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर आर, हे 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती है, अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाता है, तो बताए परिणामी संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन को समझते हैं। हे लेट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू XYZ, ये हमने 3 अंकों की संख्या माना। ये XYZ को हम एक्सप्रेस करेंगे, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो XYZ को लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। ऑल राइट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में लिखा है जो सम ऑफ द 3 डिजिट है, तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ द 3 डिजिट, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो सम ऑफ 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। हे एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2। 3 डिजिट नंबर को हमेशा 100x प्लस 10y प्लस जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। हे अब इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। हे सब्ट्रैक्ट का मतलब अंतर, तो देखो 100x माइनस x हो जाएगा 99x, 10y माइनस y हो गया 9y, 100x माइनस x 99x, 10y माइनस y 9y, और z और माइनस z कैंसल हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू, अब 9 कॉमन ले लो तो 11x
माइनस ऑफ वाई। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। अब हमने देखा कि ये जो अंतर आ रहा है घटाने के बाद 9 इंटू 11x माइनस वाई है। 9 एक फैक्टर है, ये इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अंतर 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल्स आ रहा है। ये इसका मतलब है घटाने के बाद जो परिणामी संख्या आएगी वो 9 से डिविजिबल होगा, अर्थात विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। P and Q are playing mathematical puzzles. P asks Q which whole numbers greater than 1 can divide all the 9 three-digit numbers 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 and 999. Q immediately gave the desired answer. What was the number? हे स्टूडेंट, प्रश्न में दिया है P और Q एक गणितीय पहेली का खेल खेल रहे हैं। P ने Q से कहा कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो एक से बड़ा है और कैन डिवाइड ऑल, और वह 3 अंकों से बनने वाली सभी 9 संख्याएं 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 और 999 को विभाजित करती है। ये दूसरा लाइन है, पी ने क्यू से कहा वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी हो और 111 के गुणज को पूर्णतः विभाजित करता है। क्यू ने क्विक उत्तर दिया, क्यू ने तुरंत उत्तर दिया, और वो उत्तर विकल्प से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या से ये सभी संख्याएं डिविजिबल होगी। हे स्टूडेंट, देखो हमारे पास जो नंबर है 111 के मल्टीपल्स में 999 तक सभी संख्याएं हैं, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सभी संख्याएं 111 से डिविजिबल है, राइट। 111 का मल्टीपल्स है, तो सबसे पहले हम 111 के फैक्टर्स निकालेंगे। हे 111 में अंकों का योगफल 3 आ रहा है, इसका मतलब ये 111 जो है वो 3 से डिविजिबल है, राइट। 111 3 से डिविजिबल है, तो 111 के फैक्टर पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 2 मीन्स 21, 3 3 जा 9, राइट, और 3 7 जा 21, मतलब 3 इंटू 37 जो है 111 होता है, राइट स्टूडेंट। हे इसका मतलब है 111 3 से और 37 दोनों से डिविजिबल है, और जो संख्या ऊपर है वो 111 का गुणज है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है और 111 से भी डिविजिबल है। ये 111 के फैक्टर है 3 गुणे 37, और सभी संख्याएं 111 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब है आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50। 30 से 50 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। हे स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। सबसे पहले हम 30 से 50 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स निकालेंगे, तो 30 से बीच के जो अभाज्य संख्या है वो है 31। 30 से 50 के बीच 31 के बाद 37, राइट, 39 नहीं है, 41, फिर 43, 43 के बाद 47, तो केवल 5 प्राइम नंबर्स है 30 से 50 के बीच में। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालना है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 31 इंटू 37 इंटू 41 इंटू 43 इंटू 47। हे इस क्वेश्चन का फाइनल मीनिंग है कि इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकाले। ओके स्टूडेंट, अब हम देखो यूनिट डिजिट में केवल इकाई अंकों को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो 1 इंटू 7 क्या होगा स्टूडेंट, 7। हे 7 इंटू 1 क्या होगा, 7। 7 इंटू 3 क्या होगा, 7 3 जा 21 मीन्स 1, एंड 1 इंटू 7 क्या होगी, 7। हे ये जो फाइनल में जो अंक आ रहा है वही इस क्वेश्चन का उत्तर है। सो आंसर है
यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 7। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 19, if x is equal to 23 raised to the power 21 plus 71 raised to the power 73 plus 26 raised to the power 23 plus 47 raised to the power 43, तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बताएं। इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स है, तो हम सभी टर्म्स के अलग अलग यूनिट डिजिट निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो इकाई अंक आएगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। राइट, तो सबसे पहले हम 23 रेज टू दी पावर 21 का यूनिट डिजिट निकालेंगे। हे स्टूडेंट, 23 का इकाई अंक 3 है, तो इसका इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 21 का होगा। हे 23 रेज टू दी पावर 21 का इकाई यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 21। अब अगले स्टेप में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 1। है इसका मतलब 3 की पावर 21 का इकाई अंक वही होगा जो 3 की पावर 1 का होगा। है इसका मतलब है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर 1 मीन्स 3। तो पहले टर्म का यूनिट डिजिट 3 आ गया। उसी तरह से हम सेकेंड टर्म 71 रेज टू दी पावर 73 का यूनिट डिजिट निकालेंगे। हे स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। साइक्लिसिटी की मदद से प्रश्न को हल किया जाता है और यूनिवर्सल साइक्लिसिटी क्या था? 4 था, तो इसीलिए हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब 71 रेज टू दी पावर 73 में का इकाई अंक वही होगा जो 1 की पावर 73 का होगा। और स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है। इसका मतलब 1 का पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, इसीलिए यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1 आ गया। तो दूसरे स्टेप का इकाई अंक 1 है। अब हम तीसरे स्टेप पे चलेंगे, 26 रेज टू दी पावर 23। राइट, हे स्टूडेंट, 26 रेज टू दी पावर 23 का इकाई अंक वही होगा जो 6 की पावर 23 का होगा। केवल इकाई अंक पर ही निर्भर करता है। अब हम घात को, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। 4 5 जा 20, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है 6 की पावर 23 का इकाई अंक वही होगा जो 6 की पावर 3 का इकाई अंक होगा और 6 रेज टू दी पावर 3 का मान होता है 216। हे इसका मतलब है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। हे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हे हमने देखा यूनिट डिजिट 6 है और 6 का साइक्लिसिटी 1 होता है, तो चाहे 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। चौथा पद है 47 रेज टू दी पावर 43। तो 47 रेज टू दी पावर 43 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 43 होगा। अब पावर्स को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें। 4 10 जा 40, रिमाइंडर 3। राइट स्टूडेंट, अब हम कह सकते हैं कि 7 की पावर 43 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 3 का होगा और 7 की पावर 3 क्या होता है? 343। हे इसका मतलब है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, चारों पदों को हम जोड़ देंगे, चारों टर्म्स के यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे। 3 + 1 + 6 + 3, सो 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 3 13। हे 13 का मतलब है 3, सो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 20, 1 रेज टू दी पावर 121 + 2 रेज टू दी पावर 121 + 3 रेज टू दी पावर 121 + 4 रेज टू दी पावर 121 प्लस ... 9 रेज टू दी पावर 121 का यूनिट डिजिट निकालें। हे स्टूडेंट, इसमें कुल 9 टर्म्स है, लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि सभी का पावर एक समान है, 121। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में पावर 121 को यूनिवर्सल साइक्लिसिटी से अर्थात 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो 4 3 जा 12, 34 जा 120, तो रिमाइंडर आ गया 1। हे इसका मतलब जो पावर है वो घट करके 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम सीधा सीधा कहेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा? पहले टर्म का यूनिट डिजिट 1 की पावर 1 होगी, दूसरे टर्म का यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 होगी, क्योंकि पावर घट करके सबका 1 आ जाएगा।
तीसरे टर्म का यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 होगी और इस तरीके से लास्ट टर्म का यूनिट डिजिट 9 की पावर 1 होगी। सो आंसर है 1 + 2 + 3 + ... 9। और प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं को योगफल हम n × n + 1 / 2 से निकाल लेते हैं। सो 9 × 10 / 2, 9 5 जा 45 है। इसका मतलब आंसर है 45 का यूनिट डिजिट 5। सो आंसर इज 5। प्रैक्टिस, पहले बेसिक को समझना है, फिर उस आइडियाज को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है एंड प्रैक्टिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। यस ये स्टूडेंट, वेरी गुड। ये जो सिंबल दिख रहा है स्टूडेंट, इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ... 99 फैक्टोरियल। हे इस बड़े से एक्सप्रेशन का इकाई अंक बताएं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये फैक्टोरियल टर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए फैक्टोरियल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक टर्म है फैक्टोरियल, तो पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 के बराबर होता है। 2 फैक्टोरियल का मान देखो 2 × 1 = 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान 3 × 2 × 1 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान 4 × 3 × 2 × 1 है। जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना हो वहां से लेकर 1 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना कर दे, वही उसका फैक्टोरियल का मान होता है। तो 4 × 12 = 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मान 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। 5 का 20 × 60 दूना 120 होता है। उसी प्रकार से आप 6 फैक्टोरियल का मान निकालोगे तो 120 × 6 720 होगा एंड सो ऑन, राइट। तो इस वैल्यूज को हम ओरिजिनल क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सीधा सॉल्यूशन है स्टूडेंट 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 6 फैक्टोरियल + ... 99 फैक्टोरियल, राइट। अब देखो अब हमारा एम है यूनिट डिजिट। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इसका मतलब इकाई अंक 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, अर्थात इकाई अंक 6 है। 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, अर्थात इकाई अंक 4 है। 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है, अर्थात इकाई अंक 0 है। 6 फैक्टोरियल का मान 720 है, इसका मतलब इकाई अंक 0 होता है। स्टूडेंट, हमने अब देखा कि 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स है उन सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा। सो +0 ... 99 फैक्टोरियल का इकाई अंक भी 0 होगा। आंसर आ गया। सो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13। सो डेट इज आंसर इज 3। सो 21st क्वेश्चन का आंसर है 3। ये चैप्टर हमारा यहां कंप्लीट हो रहा है, नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर में हमने देखा 3 टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिवीजन और यूनिट डिजिट, और बेसिक प्लस एडवांस लेवल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट, रिवाइज एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।